दुनिया में आज देखिए, यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंची रूसी सेना। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के सैनिकों से कहा, अपने नेताओं को उखाड़ फेंके। यूक्रेन में कई जगह भीषण लड़ाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने सैनिकों से की रूसी बलों को रोकने की अपील। बीबीसी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं विदित मेहरा। आखिर कब से सुलग रही थी रूस यूक्रेन में जंग की चिंगारी? चर्चा आज कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से रूस में होने वाले कई इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट्स हुए रद्द। जहां रशियन ग्रां प्री हुई कैंसिल, वहीं सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाला चैंपियंस लीग का फाइनल अब होगा पेरिस में। स्कीइंग वर्ल्ड कप के इवेंट्स भी होंगे रूस से बाहर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फोन पर की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात। यूक्रेन के साथ जारी विवाद को बातचीत से सुलझाने के लिए दिया अपना समर्थन। इससे पहले चीन ने कहा था कि वो रूस की यूक्रेन पर कार्रवाई को नहीं मानता है आक्रमण। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, रूस के हमले की वजह से यूक्रेन छोड़कर भाग रहे लोगों के पास ईंधन, नकदी और दवाओं की है कमी। यूएन रेफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद 1 लाख लोग हुए विस्थापित। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। एक तरफ जहां रूस में यूक्रेन पर हमले के विरोध में प्रदर्शन हुए, वहीं दूसरी ओर रूसी सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव तक जा पहुंचे हैं। क्यों रूसी राष्ट्रपति पुतिन को पसंद नहीं आई यूक्रेन की आजादी, और आखिर कब से सुलग रही थी इस जंग की चिंगारी? ताजा अपडेट के साथ तमाम पहलुओं की चर्चा आज कवर स्टोरी में। यूक्रेन की राजधानी कीव अब रूस के सीधे निशाने पर है, और यही वजह है कि कीव में आम लोगों को हथियार दे दिए गए हैं। रात के वक्त तेज आवाजें सुनी जा सकती हैं। साथ ही शहर के चारों ओर से सुनाई देती रहती हैं सायरन की आवाजें। लड़ाई पूरे देश में चल रही है, लेकिन यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अब ये कीव की सीमा तक पहुंच गई है। इससे कई लोग हैरान भी हैं। पेंटागन ने चेतावनी दी है कि राजधानी कीव पर अगले कुछ ही दिनों में रूस का कब्जा हो सकता है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने और प्रतिबंधों की घोषणा की है। इस बार निशाने पर रूसी बैंक, एनर्जी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट और वीजा है। साथ ही कई संपत्तियों को फ्रीज कर रूस पर शिकंजा कसने की कोशिश है। देखिए बीबीसी के डिप्लोमेटिक संवाददाता पॉल एडम्स की ये रिपोर्ट। सुबह की पहली किरण से पहले एक और हमला। यूक्रेन की एंटी एयरक्राफ्ट मशीनें रूस की एक मिसाइल इंटरसेप्ट करने में कामयाब रहीं। 2 में से 1 को मार गिराया गया। लड़ाई कीव के नजदीक पहुंच गई है और अब 5 लाख लोग फ्रंट लाइन पर हैं। कोशेट्स के पास लगी आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रूस का कहना है कि आम लोग उसके निशाने पर नहीं हैं, लेकिन जब आप एक शहर पर हमला करते हैं तो क्या होता है? कई लोगों के लिए बेसमेंट और बॉम्ब शेल्टर में गुजारी गई ये दूसरी रात थी। खुद को बचाने के लिए ये लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता था कि ये जगहें कहाँ हैं, लेकिन कभी इनकी जरूरत पड़ेगी उन्होंने सोचा भी नहीं था। इस समय हम एक ऐसी बिल्डिंग में हैं जहां बॉम्ब शेल्टर है। हम यहां रुकने की कोशिश कर रहे हैं। यहां बहुत भीड़ है। लोग अपने बच्चों, कुत्ते, बिल्लियों के साथ यहां पहुंचे हैं। हमें इस जिले में संभावित हमले की खबरें मिल रही हैं। और अब रूस बिल्कुल नजदीक है, एना के घर के पास। ये ओबोलोन है, शहर का उत्तरी इलाका। एक हथियार बंद वाहन ने एक गाड़ी को कुचल दिया। चश्मदीदों को विश्वास नहीं हो रहा कि वो क्या देख रहे हैं। हैरानी की बात है कि गाड़ी का ड्राइवर बच गया। उसे पास से गुजरते लोगों ने मलबे में से निकाला। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि शहर में अभी तक बसें चल रही हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर ये सड़कें लगभग खाली हो चुकी हैं। बाहर जाना बहुत खतरनाक है। यूक्रेन ने चेतावनी दी है कि रूसी सैनिक शहर के भीतर मौजूद हो सकते हैं। मुमकिन है कि वो यूक्रेन की चोरी की गई गाड़ियों में छिपे हैं। सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि रूस सरकार को बेदखल करना चाहता है। सायरन की आवाजें अब ज्यादा सुनाई देने लगी हैं। दूर हो रहे धमाकों की आवाजें भी। यूक्रेन के राष्ट्रपति अब लड़ाई में अकेले हैं। आज सुबह हम अपने देश की रक्षा में अकेले खड़े हैं, जैसे कल खड़े थे। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें दूर से देख रही हैं। क्या कल के प्रतिबंधों से रूस पर कोई असर पड़ा?
हम अपने आसमानों में देख रहे हैं और जमीन पर महसूस कर रहे हैं कि वो काफी नहीं थे। पूरब में रूसी सीमा के पास सुमी शहर में भयंकर लड़ाई चल रही है। रूस शायद अपनी उम्मीदों जितना आगे नहीं बढ़ पाया है। उसके भी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन कीव में एक रूसी एयरक्राफ्ट का मलबा मिला है। इस जंग में हालात यूक्रेन के खिलाफ हैं, लेकिन वो पूरी जान लगाकर लड़ रहे हैं। यूक्रेन में रूस के हमले की वजह से वहां से हजारों लोग भाग रहे हैं और अपने साथ ज़रूरत का सारा सामान, पैसे वगैरह ले जा रहे हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, मोल्दोवा और रोमानिया शरणार्थियों के विशाल हुजूम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। लैंड के बॉर्डर गार्ड्स का कहना है कि कल 29,000 लोगों ने यूक्रेन की सीमा पार की है और माना जा रहा है कि यूक्रेन के 11,000 लोग रोमानिया में दाखिल हुए हैं। चिंता इस बात की है कि यूरोप में शरणार्थी संकट खड़ा हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोग दूसरे देश जाने के लिए अपना सामान उठा के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। रूस ने जोर देकर कहा है कि जब तक जरूरत होगी यूक्रेन में उसका मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी दी है कि कोई भी बाहरी दखल हुआ तो उसका फौरन ऐसा जवाब दिया जाएगा जो इतिहास में इससे पहले कभी महसूस नहीं किया गया होगा। लेकिन कई शहरों में इस युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मॉस्को से बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग की ये रिपोर्ट देखिए। कुछ पल ऐसे होते हैं जो इतिहास बदल देते हैं। क्या ये पल भी ऐसा ही होगा? रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी जगत को चेतावनी दी। Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. К этой минуте известно, что средства противовоздушной обороны вооруженных сил रूस के सरकारी टीवी चैनल ने हमले का समर्थन करते हुए यहां तक दावा कर दिया कि यूक्रेन के सैनिक सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण कर रहे हैं। как на русском просто. लेकिन रूस में आखिरी बचे स्वतंत्र अखबारों में से एक नोवाया गजेटा में कुछ और ही सोचा जा रहा है। यूक्रेन के साथ सहानुभूति दिखाने के लिए अखबार ने शुक्रवार का एडिशन रशियन और यूक्रेनियन में निकालने का फैसला किया। इस अखबार के संपादक हैं दिमित्री मुरातोव, जिन्हें पिछले ही साल नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। उनका मानना है कि राष्ट्रपति पुतिन ने अपने ही देश को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। दुर्भाग्य की बात यह है कि मुझे बेहद कड़वे शब्द कहने पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि 24 फरवरी को रूस को उसके भविष्य से दूर कर दिया गया है। हमारे शांतिप्रिय रूसी लोगों को अब दुनिया की नफरत महसूस करनी होगी, क्योंकि हम यूरोप के मध्य में तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर रहे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ी संख्या में लोग अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरे। उन्होंने नो टू वॉर के नारे लगाए। वो चाहते हैं कि उनकी आवाज को सुना जाए, लेकिन उन्हें खामोश कर दिया गया। लोगों को आप गिरफ्तार तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने पड़ोसी देश पर हमले के समर्थन के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये वो संघर्ष नहीं है जो रूस के लोग चाहते हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए आक्रामक शब्द का इस्तेमाल किया है और कहा है कि पुतिन और पूरा रूस पाबंदियों का असर देखेगा। Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We have purposely designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia and to minimize the impact on the United States and our allies. यूक्रेन रूस जंग की आंच पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है और बीबीसी दुनिया में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रूस पर पश्चिमी देशों की पाबंदियों के ग्लोबल मार्केट्स के लिए क्या है मायने और क्यों पुतिन को पसंद नहीं आई यूक्रेन की आजादी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं उदित मेहरा। कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़ी पाबंदियों का ऐलान किया है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि ये काफी नहीं है। दुनिया भर के बाजारों के लिए इसके क्या मायने हैं, बता रहे हैं बीबीसी के अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस संवाददाता थियो लेगेट। कल निवेशक बहुत चिंतित थे कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन प्रतिबंधों को लेकर क्या घोषणा करेंगे। उन्हें आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमने शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट देखी। तेल और गैस की कीमतें आज तेजी से बढ़ीं। आज प्रतिबंधों की घोषणा हुई जो कुछ मामलों में बेहद कठोर हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी का पता है। इसलिए नतीजा ये हुआ कि यूरोप में बाजार थोड़ा संभला और मॉस्को के फाइनेंशियल मार्केट पर भी उसका असर नजर आया। और आज भी दुनिया भर में तेल के दाम बढ़े। निवेशकों को चिंता है कि यूक्रेन में रूस के हमले की वजह से ऑयल की सप्लाई पर बुरा असर पड़ सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास लड़ाई बढ़ती नजर आ रही है, जिससे ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम बढ़ना जारी है। आशंका इस बात की है कि रूस पर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के प्रतिबंधों की वजह से सप्लाई बहुत सीमित हो सकती है, जिससे दुनिया भर में तेल की कीमतें प्रभावित होंगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि रूस यूक्रेन में इस जंग की चिंगारी कैसे सुलगी। रूस लंबे समय से यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन के प्रति झुकाव की आलोचना कर रहा है, लेकिन पुतिन की नाराजगी सोवियत यूनियन के विघटन के समय से है। बीबीसी के वर्ल्ड एडिटर जॉन सिम्पसन ने समझने की कोशिश की है कि आखिर क्या इसकी वजहें हैं। इस बात को गलत ठहराना मुश्किल है कि साल 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने के बाद दुनिया बदली है, वो भी बेहतरी के लिए। यूरोप में सोवियत संघ का खात्मा और पश्चिमी सभ्यता की आजादी की परिभाषा की विजय हुई। इसके करीब 2 साल बाद क्रांति रूस तक पहुंच चुकी थी। लेकिन खुफिया एजेंसी केजीबी की तख्तापलट की कोशिश के बाद बोरिस येल्त्सिन सोवियत संघ के पुराने ढांचे को खत्म करने वाले और एक बेहतर लोकतंत्र को लाने वाले शख्स के तौर पर उभरे। येल्त्सिन के बाद आए पुतिन, वो भी केजीबी के पूर्व अधिकारी थे। पुतिन हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि वो सोवियत यूनियन को दोबारा खड़ा नहीं करना चाहते और वो दुनिया के दूसरे देशों से राजनयिक संबंधों को बखूबी निभाते थे, एक ऐसी दुनिया में जहां अमेरिका का दबदबा था। इस दौरान पुतिन बड़ी खामोशी से रूसी सेना को उसकी ताकत वापस दिलाने के लिए काम करते रहे, जो बहुत कमजोर हो चुकी थी। पुतिन रूस को दोबारा सुपर पावर बनाने के मिशन पर थे। हालांकि पश्चिमी देशों के लिए वो कारोबार करने लायक शख्स से ज्यादा कुछ नहीं थे। समस्या यह है कि रूस के पास वो सकारात्मकता के साथ आए ये सोचकर कि रूस पश्चिमी उदार लोकतंत्र के साथ काम करेगा, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि रूस दोबारा अपनी ऐतिहासिक आक्रामक शैली में लौट रहा है, सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए ही नहीं, अपनी आबादी के लिए भी, और इतिहास के अपने दृष्टिकोण के मुताबिक उन चीजों को सही करने के लिए जिन्हें बाहरी दुनिया नहीं समझती। यूक्रेन से खास तौर पर पुतिन को लगाव था। सोवियत संघ से विघटन के समय जिस तरीके से यूक्रेन को आजादी मिली वो उन्हें पसंद नहीं थी और लोकतंत्र के समर्थन में ऑरेंज रिवॉल्यूशन उनके लिए अपमानजनक था। साल 2014 तक पुतिन के सैनिक क्राइमिया में घुस चुके थे, जो यूक्रेन का हिस्सा था। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रखकर उन्होंने वहां कब्जा कर लिया। कुछ ही महीनों बाद मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उन्हें ये कहने का मौका दिया कि उन्हें शीत युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर ऐसा कहने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद पश्चिमी देश पुतिन के साथ कारोबार करते रहे, जैसे वो बस एक सामान्य नेता है। ये अपने आप को धोखा देने जैसा था। अब शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन पुतिन का बड़ा समर्थक है। जिनपिंग ने यूक्रेन पर कार्रवाई की निंदा नहीं की है। दुनिया अचानक बदल गई है। अब हम एक नए इलाके में हैं और दूर से ये एक शीत युद्ध जैसा दिख रहा है। और इस पूरे प्रकरण पर भारत ने जो रुख अपनाया है, क्या है उसके मायने, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए बीबीसी दुनिया के साथ। हम जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं उदित मेहरा।
रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद कई देशों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ देश खुलकर रूस की निंदा कर रहे हैं तो कुछ इससे दूरी बनाकर दोनों देशों को बातचीत करके शांति से मामले को सुलझाने की राय दे रहे हैं। भारत भी इनमें शुमार है। भारत के इस रवैये के क्या मायने हैं? क्यों भारत किसी एक देश का समर्थन नहीं कर रहा? इस बारे में बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने बात की जॉर्जिया और आर्मेनिया में भारत के राजदूत रह चुके अचल मल्होत्रा से। प्रथम दृष्टि से अगर देखें तो रशिया अंडर पुतिन सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दे रहा है बनिस्बत की उसके इकोनॉमिक फॉल आउट का। रूस के खिलाफ भारत सरकार ने कोई अपना स्टैंड जाहिर नहीं किया है या यूक्रेन के समर्थन में सामने नहीं आया है। क्या भारत आइसोलेट हो जाएगा अगर साथ नहीं दिया अमेरिका का या पश्चिमी देश को? हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि भारत जो है उसकी अमेरिका के साथ ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, रशिया के साथ स्पेशल प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। लेकिन भारत दोनों ही देशों में से किसी के साथ भी किसी किस्म के अलायंस में नहीं। अलायंस और पार्टनरशिप में यही फर्क होता है कि अगर आप अलायंस का हिस्सा हैं तो फिर आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी हो जाता है। अगर हम अमेरिकन के साथ अलायंस में होते तो फिर हमें करना ही पड़ता। लोग कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल है या हम फेंस पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल नहीं। हमने एक क्लियर कट पोजीशन ली है कि शांतिपूर्वक तरीके से इस तरह समाधान निकाला जाए कि हर किसी की लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स एड्रेस हो जाए। तो ये अपने आप में एक पोजीशन है और मॉरलिटी का कोई सवाल नहीं। देखिए, हमें ये मान के चलना है कि मान लीजिए या अब तक जो हमारा जब हमारे ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट आई है चाइना या पाकिस्तान से, कितनी कंट्रीज ने खुल के चाइना को कंडेम किया है या पाकिस्तान को कंडेम किया है। हमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम अमेरिका का साथ दे। खबरें ये आ रही है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन आएगा जिसमें रूस के आक्रमण की निंदा की जाएगी। भारत का स्टैंड क्या होगा फिर? देखिए, पिछले रेजोल्यूशन में तो हमने, जो पिछली बार ऐसी स्थिति पैदा हुई थी तो हमने एब्सटेन किया था। और जहां तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है तो मुझे लगता है ये रशिया खुद ही इसे वीटो करेगा और शायद चाइना भी इसे पास नहीं होने देगा। हाँ, अगर उसके बाद फिर ये यूएन जनरल असेंबली में इसे ले जाया जाता है, यहाँ वीटो का कोई रोल नहीं होता, तो वहां देखने वाली बात है कि भारत क्या स्टैंड लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को रात 10 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए।